नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है जो क्लास 12 का है। आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है विभाजन को समझना। इसके ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के वीडियोस बन चुके हैं। आज जो हमारा हुआ है सेकेंड पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से। शुरुआत है हमारा पहला पॉइंट कहता है विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, जब भारत से टूटकर एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, उस समय की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1945 में ब्रिटिश कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत शुरू हुई। किसके बीच? कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत, वार्तालाप, गपशप शुरू हुआ। लेकिन जिन्ना की काउंसिलिंग के सदस्यों और सांप्रदायिक और संबंध मांगों के कारण चर्चा टूट गई। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो जिन्ना के काउंसिलिंग के लोग थे, जो नेता थे लीग के, मुस्लिम लीग के, उनके और कांग्रेस के बीच में जो वार्तालाप चल रहा था, जो बातें चल रही थी, उसमें संबंध नहीं बन पा रहे थे, जिसके कारण ये वार्तालाप छिन्न भिन्न हो गई, टूट गई। 1946 में फिर से प्रांतीय चुनाव हुए, एक बार फिर से इलेक्शन हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवेश किया। ध्यान समझिएगा, इस चुनाव में कांग्रेस ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की पार्टी थी, वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवेश किया और लीग मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रही। मुस्लिम लीग के जो वोटों की संख्या थी, इस पे अपना आधिपत्य जमाने में वो सफल रही। मुस्लिम जो मुसलमान थे, जिनको पाकिस्तान देश चाहिए था, जो एक अलग देश की मांग कर रहे थे, आरक्षित सीटों पर कब्जा करने में वो भी सफल हुए। जो आरक्षित सीटें थी अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमान के लिए, उस पे वो भी बहुत ज्यादा पकड़ बना चुके थे। शानदार थी उनकी जीत। इससे केंद्र के सभी 30 आरक्षित सीटों पर प्रांतों की 509 सीटों में से 442 सीटें जीत चुका था। यहां पे समझने वाली बात है, चुनाव हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पे जो बढ़त थी वो मुस्लिम लीग की थी। किस पे? जिस पे सीटें आरक्षित थी। 509 सीटों में से 442 सीटें जीत लिया। इसलिए 1946 में लीग ने खुद को मुसलमानों के बीच प्रमुख पार्टी के रूप में प्रयोग में लाया। देखिए, यहां पे समझने वाली बात है, अगर किसी भी जगह पे यदि आपको बहुत ज्यादा बढ़त के साथ जीत हासिल होती है तो आप क्या कहेंगे? आप ये तो मानेंगे ना कि आपका वर्चस्व है इस इलाके में। तो यही कुछ मुस्लिम लीग के साथ हुआ। जब उसको काफी सारी सीटें मिली, इसके बाद उसने प्रमुख पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया, अपने मुसलमान लोगों के बीच में सबसे बड़ी पार्टी और प्रमुख पार्टी के रूप में खुद को दिखाया। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में कैबिनेट मिशन आया। यह भी इंपॉर्टेंट है। मार्च 1946 की बात है। कब? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक ढांचा बनाने के लिए भारत आया। भारत में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन लाया गया और कैबिनेट मिशन ने भारत के 3 स्तरीय परिसंघों के साथ एकजुट होने की सिफारिश की। इसने प्रांतीय विधानसभाओं को 3 वर्गों में बांटा। जो प्रांतीय विधानसभा थे ना, उनको अलग अलग 3 भागों में बांट दिया। हिंदू बहुमत वाले प्रांत को अलग किया, जबकि बी और सी, उत्तर, पश्चिम और पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुमत वालों क्षेत्रों को अलग कर दिया। जो प्रांतीय निर्वाचित क्षेत्र थे, उनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक में हिंदू बहुल क्षेत्र को रखा गया और दूसरे और तीसरे पूर्वोत्तर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भी रखा गया। प्रारंभ में सभी पक्ष सहमत थे। शुरुआत में इस बात से सभी लोग सहमत थे कि हाँ भाई ठीक है, 3 भागों में बांट दो, सही है, हम भी इस बातों को मानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? लीग ने, जो मुस्लिम लीग था, उसने मांग किया कि समूहन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और संघ से अलग करने का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एक अलग मांग रखी, संघ से अलग होने का, जबकि कांग्रेस यह नहीं चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें अधिकार दिया जाए। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद हो गया। आपस में इनकी बातें एक दूसरे के साथ नहीं बन रही थी और ये दोनों जो थे वो झगड़ने के लिए उभर गए। अब देखिए, अब कांग्रेस को इस विफलता के बाद होश आया। कांग्रेस को लग गया कि मुस्लिम लीग के लोग तो बात समझ नहीं रहे। जो जिन्ना के
नेता है वो हमारी बात सुन नहीं रहे, वो तो अपनी मर्जी चला रहे। तो उन्होंने विभाजन अपरिहार्य हो गया। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसके बिना अब काम चलेगा ही नहीं, मतलब अब विभाजन होगा ही होगा, विभाजन के बिना अब यहाँ पे कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। इसे दुखद लेकिन अपरिहार्य के रूप में लिया गया। दुखद तो था खैर, भारत के साथ विभाजित होकर पाकिस्तान एक नया देश बना, लेकिन गांधी और कांग्रेस के मानना था कि अब यह इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अब विभाजन महत्वपूर्ण हो गया है। पश्चिमी सीमांत प्रांत के महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के विचार के विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि विरोध इसलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि भारत से टूटकर एक नए देश का निर्माण हो जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। आगे की स्लाइड में हम आपको बताना चाहेंगे वर्ष 1946 में पुनः प्रांतीय चुनाव हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन से हटने के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग को जीतने के लिए सीधी कार्रवाई का फैसला किया। जब उन्हें कैबिनेट में जीत हुई उसके बाद जो जिन्ना समुदाय के बड़े बड़े नेता थे, या फिर आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान की मांग रख दी हमारे देश के सामने। इससे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। शुरू में कलकत्ता में दंगे भड़क गए। देखिए शुरुआत से ही हम दंगों के ऊपर बात करते आए हैं। जैसे ही विभाजन की बात हुई इसमें दंगे भड़क गए। कोलकाता में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत जगहों पे ये दंगे हुए हैं। और क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में भी ये दंगे फैल गए थे। मार्च 1947 की बात है, 2 हिस्सों में पंजाब का विभाजन स्वीकार किया गया। एक मुस्लिम बहुमत, मतलब पंजाब जो था उसे 2 भागों में बांटने की बात स्वीकारी गई। एक क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत वाले लोग थे और दूसरा हिंदू सिख बहुमत वाला क्षेत्र था, इसीलिए इसे 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आज आप समझते हैं या जानते हैं कि आज एक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर एक पंजाब प्रांत है और वैसा ही पंजाब प्रांत हमारे हिंदुस्तान में भी है। तो इस तरह से आपने देखा वर्ष 1946 में जब पुनः प्रांतीय चुनाव हुआ उसके बाद क्या क्या निष्कर्ष आपको देखने को मिली है। आगे की स्लाइड में हम बढ़ना चाहेंगे, कानून व्यवस्था का नाश कब हुआ। अब ये 1 नंबर में आपसे अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कानून व्यवस्था के नाश से आप क्या समझते हैं। वर्ष 1947 में बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, खूनें बहाई गई, मारा गया, कत्लेआम किया गया, लूटा गया, औरतों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, धन दौलत लूट लिया गया, विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरे जगह पर, जो अपने घर परिवार धन संपत्ति को छोड़ के विवश हो गए जाने के लिए। देश की शासन संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जितने भी कानून के नियम थे, जितने भी नियमें बनाई गई थी, वो सब ध्वस्त हो गया, तोड़ दिया गया। प्राधिकरण का पूर्ण नुकसान हुआ, जितने भी नियम कानून थे उस समय के, उसका नुकसान हो गया। ब्रिटिश अधिकारी निर्णय लेने में अनिच्छुक थे। जिस समय ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि अब क्या करना है, कैसे शांति बहाल करना है, और यह नहीं जानते थे कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। अचानक से हुए इस दंगे से ब्रिटिश भी घबरा गए, डर गए कि ये क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को कितना मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, सिख को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। ब्रिटिश भारत छोड़ने की तैयारी में व्यस्त थे। ऐसे भी उन्हें कुछ तो लेना देना नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश को तो अब भारत छोड़ना था, तो वो कोशिश कर रहे थे जितना से जितना माल समेट के यहां से निकला जा सके निकलना चाहते थे। गांधी जी को छोड़कर शीर्ष नेता आजादी के संबंध में बातचीत में लगे हुए थे और प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय सिविल सेवक अपने स्वयं के जीवन के लिए चिंतित थे। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भारतीय सिविल सेवक थे, जो भारत के सिविल सेवक उस समय के बड़े रैंक के ऑफिसर IAS IPS थे, वो भी खुद के जीवन को लेकर चिंतित थे। उन्हें भी कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का मोह माया नहीं था। भारत में क्या चल रहा था, किस तरह से दंगे चल रहे थे, किस तरह से कत्लेआम चल रहा था, उन्हें भी इस बात का चिंता न होकर अपने जीवन की चिंता हो रही थी। समस्या तब और जटिल हो गई। कब बढ़ गई समस्या, और भी ज्यादा परेशानी तब दे गई जब सैनिक और पुलिस कर्मियों ने अपने पेशेवर प्रतिबद्धता को भुला दिया। ये कब हुआ, जो सैनिक थे उस समय के, जो मिलिट्री थी, और जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी या पुलिस के छोटे अधिकारी थे, उन्होंने अपने कर्तव्य को भुला दिया। उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को सही करने के कर्तव्य को भुलाकर अपने सहधर्म निरपेक्षता की मदद की। जो हिंदू था वो हिंदू के साथ कूद गया, जो मुसलमान था मुसलमान के साथ कूद गया, जो सिख था वो सिख के साथ कूद गया, और लड़ाइयां लड़ने लगे। समुदायों के सदस्यों पर हमला कर दिया। जैसे कि अगर कोई बड़ा ऑफिसर IAS IPS या सिविल सर्विस का
कोई आला अधिकारी था तो वो अपने समुदाय के साथ दूसरे समुदाय पे हमला करने लगा, तब और जाके समस्या जटिल हो गई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है विभाजन के दौरान महिलाओं की स्थिति। सबसे अगर बुरी स्थिति रही है विभाजन के दौरान तो वो महिलाओं की रही है। विभाजन के दौरान महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जिस समय हमारा भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था उस समय अगर सबसे ज्यादा समस्या किसी को हुआ है तो वो महिलाओं को हुआ है। महिलाओं का बलात्कार किया गया, अपहरण किया गया, बेचा गया और अज्ञात परिस्थितियों में अजनबियों के साथ एक नया जीवन बिताने के लिए मजबूर किया गया। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनको मारा गया, काटा गया, किडनैप कर लिया गया और दूसरी जगह पर जबरन ले जाया गया, दूसरे से शादी करवा दिया गया, जबरदस्ती रहने पर मजबूर कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत दोनों की सरकार ने भावनाओं के समझने में कमी दिखाई। वो सरकार चाहे पाकिस्तान के जिन्ना का हो या हमारे भारत में गांधी कांग्रेस का हो, महिलाओं की इस स्थिति को किसी ने भी नहीं समझा और महिलाओं का बहुत ज्यादा दुराचार, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसलिए जब पुरुषों को डर था कि उनकी महिलाएं, पत्नियां, बेटियां, बहनों को दुश्मन द्वारा उल्लंघन किया जाएगा, जब पुरुषों को लगने लगा कि उनकी बेटियां, माताएं, पत्नियां, बहनें सुरक्षित नहीं, तब उन्होंने अपनी महिलाओं को खुद ही मार डाला। सोचिए कैसा निर्मम दृश्य रहा होगा जब अपने घर के मुखिया को यह लग जाए कि हमारी बेटी, बहन, पत्नी सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने खुद अपना तलवार उठा के उन सभी को मार डाला ताकि किसी दुश्मनों के द्वारा इनके इज्जत को कोई खतरा न हो या फिर जबरन उठा के न ले जाए, आके घर में मार न दे, इनका बलात्कार न कर दिया जाए। इन्हीं कारणों से उस समय के जो पुरुष थे अपनी घर की महिलाओं को जानबूझ के मार दिया। रावलपिंडी के एक गांव की घटना हुई है जहां पे 90 सिख महिलाएं, पंजाबी सिख धर्म के मानने वाले 90 महिलाओं ने स्वेच्छा से बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए कुएं में कूद के जान दे दी। बाहर के आतंकी लोगों से खुद को बचाने के लिए रावलपिंडी के सिख धर्म को मानने वाले 90 महिलाओं ने खुद से स्वेच्छा से कुएं में कूद के जान दे दिया। इन घटनाओं को शहादत के रूप में देखा गया और यह माना जाता है कि उस समय के पुरुषों को महिलाओं के निर्णय का साहसपूर्वक स्वीकार करना पड़ता था और कुछ मामलों में उन्हें खुद को मारने के लिए भी मना लिया जाता था। देखिए एक ऐसा समय था जिसमें महिलाओं की इज्जत आबरू को बचाने के लिए महिलाएं स्वेच्छा से अपनी जान दे रही थी और नहीं तो उनके घर के पुरुष उनको मार दिया करते थे ताकि बाहरी आतंकवादी आके उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है विभाजन के दौरान महात्मा गांधी की भूमिका। समझ लीजिए कि महात्मा गांधी ने इस विभाजन के दौरान कौन से कर्तव्य का निर्वाह किया है। गांधी जी ने शांति बहाल करने के लिए, गांधी जी ने पूरे देश में शांति स्थापित करने के लिए पूर्वी बंगाल के गांवों का दौरा किया, क्योंकि बंगाल से ही ज्यादातर ये समस्याएं उत्पन्न हुई थी, मारकाट, धर्म के नाम पर लोगों के जान लेना। तो महात्मा गांधी जी उस समय पूर्वी बंगाल गए और वहां के गांव के लोगों से मिले और शांति बहाल करने की अपील की। पूर्वी बंगाल में उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं उनको बचाया जाएगा, जितने भी मुसलमान हैं उन्हें बचाया जाएगा। जबकि दिल्ली में उन्होंने हिंदू और सिखों से कहा कि मुसलमानों की रक्षा करें और आपसी विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश करें। उन्होंने आपस में सबसे अपील किया कि हिंदू मुसलमान को न मारे, मुसलमान हिंदू को न मारे, सिख को न मारा जाए। आपस में आप विश्वास बना के रहें और आपस में एक भावना उत्पन्न करें जिससे यहाँ पे पुनः शांति बहाल हो सके। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विभाजन में क्षेत्रीय विविधता को भी देख लेते हैं। देखिए विभाजन से नरसंहार हुआ और हजारों लोगों की जान चली गई। पंजाब में लोगों का विस्थापन बहुत ही कष्टप्रद था। आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में सुना होगा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो आज तक के इतिहास को कलंकित करने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हुआ है तो वो पंजाब प्रांत के लोगों के विस्थापन बहुत ही कष्टप्रद था। उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी संपत्ति लूट ली गई, महिलाओं को मार दिया गया, महिलाओं को अपहरण कर लिया गया, बलात्कार किया गया, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। नरसंहार कहने का मतलब है कि इंसानों को मारा गया, काटा गया,
खून खराबा किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के कुछ मुस्लिम परिवार भी 1950 से 1960 के शुरुआत में पाकिस्तान चले गए। मतलब ये वो जगह है जहां से कुछ मुस्लिम परिवार के लोग विस्थापित होकर पाकिस्तान चले गए। जिन्ना के धर्म पर आधारित दो राज्य का सिद्धांत विफल हो गया। जिन्ना ने क्या कहा था कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान में रखेंगे, हिंदुओं को आप हिंदुस्तान में रखिए, उसकी ऐसी नीति यहाँ पे असफल होती हुई दिखाई दे रही थी। पूर्वी बंगाल ने इसे पश्चिम पाकिस्तान से अलग कर दिया और 1971 में आपको पता है एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो स्वतंत्र रूप से आजाद हुआ। और इसमें आजाद कराने में बांग्लादेश को भारत ने बहुत ज्यादा मदद किया था। पंजाब और बंगाल में, इन दोनों राज्यों में बहुत बड़ी समानता है। महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न का प्रमुख निशाना बनाया गया। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो बंटवारा हुआ है, जो विभाजन हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल के महिलाओं पर अत्याचार किया गया। महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा कष्ट प्राप्त हुआ है। आगे की स्लाइड में हम पढ़ना चाहेंगे। आगे का स्लाइड कहता है मदद, मानवता और सद्भावना। ये जो विभाजन हुआ है, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आगे आए जो हिंदू मुस्लिम देखे बिना सभी की मदद किया है। देखिए, विभाजन की हिंसा और पीड़ा के मलबे के नीचे मदद का इतिहास है। ये जो विभाजन हुआ है, इसमें जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, नरसंहार हुआ है, इसके इतिहास के नीचे आपको मदद वाला भी इतिहास समझना जरूरी है। मानवता की एक कहानी है जब लोगों ने विभाजन के पीड़ितों की मदद के लिए एक अतिरिक्त प्रयास किया। जब विभाजन हुआ और लोग विस्थापित होकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन लोगों की मदद कर रहे थे। देखभाल, साझा करने, सहानुभूति की कई कहानियां ऐसी मौजूद हैं जो नए अवसरों के उद्घाटन और हाथ पर विजय की कहानियों को मौजूद करती है। देखिए, ऐसे समय में जहां पे नरसंहार हो रहा है, ऐसे समय में जहां महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, ऐसे समय में जहां महिलाओं को जबरन उठा के किडनैप किया जा रहा है, कुछ ऐसे लोग थे जो इन लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे थे। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक सिख डॉक्टर की बात करते हैं जिनका नाम था सुखदेव सिंह। की कहानी के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कई प्रवासियों की मदद की जो विस्थापित होकर यहाँ आ रहे थे। उनकी मदद की, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, बिना जाति धर्म को देखे हुए उनकी मदद किया करते थे। वो थे डॉक्टर सुखदेव सिंह। उनके लिए भोजन, कपड़ा, मकान आदियों की पूर्ण रूप से व्यवस्था करना इनके अंदर था। हालांकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एक मानवता को ध्यान में रखते हुए सिख डॉक्टर जो थे सुखदेव सिंह, इन्होंने इस कार्य को किया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है मौखिक गवाही और इतिहास। कुछ ऐसे भी इस विभाजन की कहानियां हैं जो मौखिक रूप से आपको इस इतिहास को समझने में मदद करेगी। मौखिक कथन स्मरण करने का मतलब है कि विभाजन के दौरान कुछ लोगों ने जो अपनी डायरी लिखी, वो आपको उस समय के पीड़ा को समझने में मदद करेगा। उस समय के पीड़ा को समझने में मदद करेगा। 1946 से 1950 के बीच में प्रभावित लोगों के जीवन में भारी बदलाव आया। जो लोग इस विभाजन से प्रभावित हुए थे, उनके जीवन में काफी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वे अपार मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक दर्द से ऊब चुके थे। स्वाभाविक सी बात है, सोच लो आप सोचोगे अगर आपके ऊपर ये दर्द बीतता तो आप कैसा सोचते। अपने घर परिवार को छोड़ के एक ऐसे जगह पे जाएं जहां पे हमारे कोई जान पहचान का न हो, हमारी संपत्तियां छीन ली जाए, हमारी माँ बहनें छीन ली जाएं, तो हमारे ऊपर कैसा दर्द बीतेगा। ये जिसके ऊपर बीता है वही इसको व्याख्या कर सकता है। मौखिक इतिहास ने इतिहासकार को गरीब और शक्तिहीन के अनुभव प्रदान किए हैं। यह प्रभावित व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने में लोगों को महत्वपूर्ण मदद और सहानुभूति के बारे में जानकारी देता है। जितनी भी डायरियां लिखी गई है, जितनी भी कहानियां बताई गई है इस विभाजन के दौरान, वो बताया गया है कि वो गरीब और शक्तिहीन के अनुभव को प्रदान करते। मतलब हमारी सरकार इस लायक सक्षम नहीं थी कि वो इन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। जब विभाजन हुआ तो मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि असंख्य लोगों की मृत्यु प्रदान की गई, उनको मार दिया गया, नरसंहार किया गया। मौखिक इतिहास का विश्वसनीयता को अन्य स्रोतों से प्राप्त सबूतों द्वारा पुष्टि की और जांच की जा सकती है। यदि लोगों के अनुभव के बारे में जानना हो तो मौखिक इतिहास को मूर्त रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए,
यहाँ पे अलग अलग तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन यदि आप इतिहास को खंगाल कर देखें तो आपको यह पता चलेगा कि वाह, सही में ऐसा हुआ था कि उस समय विभाजन के दौरान हिंदुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, खासकर सिख पुरुष और महिलाओं पर। जो पाकिस्तान के बॉर्डर के सटे पंजाब के निवासी थे, उनके लिए तो उनका जीवन नर्क के समान बना दिया गया था, वहां की महिलाओं का जीवन नर्क बना दिया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्लास 12 14वां चैप्टर है ये, जिसके सेकेंड पार्ट में ये जानना आपको जरूरी था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।